वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य से रिलेटेड लगभग 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों पर, जो कि बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएससी एजी, बीएससी होम साइंस सभी में को करिकुलर कोर्स के रूप में पूछा जाता है। आपको बता दूं कि अगर आप बीए, बीएससी, बीकॉम या बीएससी एजी में हैं, सेकंड सेमेस्टर में हैं, तो आपको फर्स्ट एड एंड हेल्थ का एक प्रकार से सह पाठ्यक्रमिक अनिवार्य प्रश्न पत्र के रूप में आपको ये पढ़ना पड़ेगा। प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मतलब कि फर्स्ट एड एंड हेल्थ, ठीक है। यानी कि फर्स्ट एड एंड यानी प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य को ही फर्स्ट एड एंड हेल्थ कहा जाता है। तो इससे बनने वाले कुछ प्रश्न होते हैं, ठीक है, उन्हीं के बारे में मैं चर्चा करूँगा। आपको बता दूँ कि इसका जो एक प्रकार से पूर्णांक होता है 100 नंबर का पूर्णांक होता है, जिनमें से आपको 33 नंबर लाने अनिवार्य होते हैं। कुछ विश्वविद्यालय में 40 नंबर, ठीक है। और ये प्रश्न पत्र आपको देना एकदम से अनिवार्य ही होता है। आप बीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, सिलेबस तीनों का एक ही होता है। फर्स्ट एड एंड हेल्थ का 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और इसका नंबर आपके मार्कशीट में जुड़ता भी नहीं है, बस इसको आपको पास करना होता है। मतलब कि क्वालिफाइंग पेपर है एक प्रकार से। हर एक सेमेस्टर में आपको ये प्रश्न पत्र देखने को मिलेगा को करिकुलर वाला, ठीक है। अब हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। मॉडल पेपर है 2023 की परीक्षाओं के लिए सेकंड सेमेस्टर का, ठीक है। 100 क्वेश्चन से अधिक प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। आइए जानने का प्रयास करते हैं कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है ABC का क्या अर्थ है। ABC का फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है यहाँ पर। तो ए माने होता है एयरवे, ठीक है। बी माने होता है ब्रीदिंग और सी माने होता है सर्कुलेशन। तो ABC का अर्थ होता है एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। ऑप्शन नंबर डी में दिया है उपयुक्त, तो सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन, यानी कि द ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा तो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस परीक्षा में आप फेल हैं तो दोबारा से इस परीक्षा को आपको देना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। इसमें आपको 100 में से 40 नंबर या 100 में से 33 नंबर, कुछ विश्वविद्यालयों में 40 नंबर अनिवार्य है, कुछ में 33 नंबर अनिवार्य है। कुल मिलाकर के आपको इतना लाना परम आवश्यक है, ठीक है। तो ये पढ़ लीजिएगा बहुत ध्यान से, मॉडल पेपर को देख लीजिएगा। 2022 वाले मॉडल पेपर ऑलरेडी पड़े हुए हैं। हमारा एक प्रकार से यही चैनल है शुक्ला स्टडी पॉइंट पर ही अवेलेबल है, लेकिन इस वीडियो को शुक्ला स्टडी पॉइंट की वीडियोस को प्लेलिस्ट में बना करके हमने एक दूसरा चैनल है हमारा बीए करेकर यूट्यूब चैनल, तो आप सभी लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। बीए करेकर यूट्यूब चैनल, बीए करेकर को आप सब्सक्राइब करेंगे तो वहाँ पर प्लेलिस्ट में जब आप जाइएगा तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी फर्स्ट एड एंड हेल्थ की, ठीक है। और प्लेलिस्ट में आपको पूरी की पूरी वीडियोस 2022 वाली सारी मिल जाएंगी, तो आप देख लीजिएगा। कुछ विश्वविद्यालयों के पेपर हुए थे और उनके पेपर को भी मैंने साल भर करवाया 2022 वाले, तो उनको भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। देखें, दूसरा प्रश्न है, एक वयस्क पर छाती को संकुचित करते समय हम छाती को दबाते हैं, कितने सेंटीमीटर दबाते हैं भैया। तो हम लोग 4 से 5 सेंटीमीटर दबाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, बेहोश हताहत से निपटने के दौरान जांच करनी चाहिए सामान्य स्वास्थ्य के लिए सेकंड। सामान्य स्वास्थ्य के लिए अधिकतम कितने सेकंड का एक प्रकार से हमको जांच करनी चाहिए भाई। कोई बेहोश है और उससे निपटने के दौरान जांच हमको क्या करनी चाहिए सामान्य स्वास्थ्य के लिए, कितने सेकंड की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सामान्य स्वास्थ्य के लिए अधिकतम 10 सेकंड। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में आया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है, डैश नाड़ी होना मेडिकल शॉक का संकेत है। यानी धीमी नाड़ी होना या तेज नाड़ी होना, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर दोनों प्रकार का। तो खास करके तेजी से नाड़ी होना मेडिकल शॉक का संकेत है, तो ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, डॉट क्या है। तरल या गैस से जलना, या आग से जलना, या आपके पैर में टूटना, या डंडे से पीटना। डॉट किसे कहते हैं। तो डॉट क्या है भैया, तरल या गैस से अगर आप जल जाते हैं, कोई लिक्विड है और उससे आप जल जाते हैं, या किसी गैस से आप जल जाते हैं, ठीक है, तो उसका जलना कहलाता है क्या, डॉट कहलाता है, ठीक है। ये भी एक प्रकार से बर्न ही होता है। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, जब कोई हाथ तोड़ता है तो आप क्या करते हैं। जब कोई हाथ तोड़ता है तो आप क्या करते हैं, चीखते हैं और भागते हैं, या उस पर प्लास्टर लगाएं, मतलब कि क्या करना चाहिए आपको, या फिर एक एंटीसेप्टिक वाइप का उपयोग करें, या हाथ को गोफन में रखें। तो जब कोई हाथ तोड़ता है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको हाथ को गोफन में रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसके हाथ को गोफन में रखें।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, पाँव को ज़बरदस्ती नहीं मोड़ना चाहिए, सूर्य नमस्कार में, पद्मासन में, मयूरासन में या फिर शीर्षासन में। तो पाँव को ज़बरदस्ती नहीं मोड़ना चाहिए पद्मासन में। अगर आप पद्मासन एक योग की क्रिया होती है, अगर आप इसको कर रहे हैं और पाँव आपका नहीं मुड़ रहा है तो ज़बरदस्ती नहीं मोड़ना चाहिए, नहीं तो उससे फिर दिक्कत हो सकती है। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, गाली देने वाला बदलने का वादा करता है, तनाव निर्माण चरण है ये, या घटना विस्फोट चरण है, या हनीमून चरण है, या फिर उपरोक्त सभी चरण है। तो गाली देने वाला बदलने का वादा करता है, ये हनीमून चरण में जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, पीड़ित का मानना है कि दुर्व्यवहार करने वाला बदल जाएगा, ये कौन सा चरण में आता है। तो पीड़ित का मानना है कि दुर्व्यवहार करने वाला बदल जाएगा, यह भी हनीमून चरण के अंतर्गत ही आता है। यानी बदलना जो है वो हनीमून चरण होता है, खास करके चाहे कोई गलत काम करने के बाद में आप अच्छा काम करें या बदल जाएं, या किसी पीड़ित का एक प्रकार से पीड़ित का मानना है कि दुर्व्यवहार करने वाला बदल जाएगा, तो उसमें भी हनीमून चरण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक बार फटाफट से आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। देखिए प्रश्न है, दाहिने फेफड़े में कितने लोब होते हैं। फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। दाहिने फेफड़े में कितने लोब होते हैं भैया। दाहिने फेफड़े में 3 लोब होते हैं। कितने लोब होते हैं, 3 लोब। ऑप्शन नंबर दा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, नाक के अंदर पतले बाल क्या हैं, बताएं। सिलिया या बलगम या टांसिलस या श्लेष्मा झिल्ली। तो नाक के अंदर जो पतले बाल होते हैं उनको सिलिया कहा जाता है, सिलिया होते हैं। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। मैं तीव्र गति से इसीलिए आगे बढ़ रहा हूँ ताकि आप लोग जान पाएँ और चीज़ों को समझ पाएँ, ठीक है। तीव्र गति से इसलिए बढ़ रहा हूँ ताकि आप लोग बड़े, जैसे कि आपकी परीक्षा लगी हुई है और आप तीव्र गति से सब चीज़ों को समझ पाएँ, मतलब कि बहुत कम समय में आप चीज़ों को समझ पाएँ और जान पाएँ। नाक के अंदर पतले बाल जो होते हैं उसको क्या कहते हैं, सिलिया। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन आप सभी लोग देखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। वायस बॉक्स के लिए चिकित्सा शब्द है। वायस बॉक्स के लिए क्या है भाई चिकित्सा शब्द, टांसिल, स्वरयंत्र, श्वास नली या ग्रसनी। तो वायस बॉक्स को कहते हैं स्वरयंत्र। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, विंड पाइप के लिए चिकित्सा शब्द कौन सा है। विंड पाइप, तो विंड पाइप को श्वास नली कहा जाता है चिकित्सा में। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, फेफड़ों में हवा को अंदर और बाहर लाने की क्रिया क्या कहलाती है। तो फेफड़ों में हवा को अंदर और बाहर लाने की जो क्रिया होती है उसको सांस लेना कहते हैं। ऑप्शन नंबर दा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखेंगे। खांसी और घबराहट की विशेषता श्वास विकार है। तो खांसी और घबराहट की विशेषता श्वास विकार है। वातस्फीति, अस्थमा या ब्रोंकाइटिस या धूम्रपान करने वाले या वालों का श्वसन सिंड्रोम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, खांसी और घबराहट या घरघराहट की विशेषता जो है, घरघराहट की विशेषता श्वास का विकार है, अस्थमा। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बच्चों में एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है। तो एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो होता है वो क्रूप होता है। ऑप्शन नंबर इसका दा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मानव शरीर जिस प्रणाली के बिना सांस नहीं ले सकता वो कौन सा है। या पसीना प्रणाली है, श्वसन प्रणाली है, या प्रकाश संश्लेषण है, या मूत्र प्रणाली है। तो मनुष्य जो है जिस प्रणाली के बिना सांस नहीं ले सकता वो है श्वसन प्रणाली। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है एग्जाम में कि श्वसन प्रणाली, श्वास नली, फेफड़े और क्या भाई, और इनमें से डायफ्राम जो है वो क्या है। डायफ्राम जो है इससे बनी है। फेफड़े और डायफ्राम से देखें, श्वसन प्रणाली जो है श्वास नली से, फेफड़े से और डायफ्राम से मिलकर के बनी है। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, जब आप हवा में सांस लेते हैं तो आप अपने फेफड़े में ऑक्सीजन लाते हैं और क्या निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये भी प्रश्न, बहुत हल्के प्रश्न भी कुछ पूछे जाएंगे। अच्छा, जो ये प्रश्न होते हैं खास करके को करिकुलर वाले, उनमें लगभग 25 से 30 प्रश्न ऐसे होते हैं, 25 प्रश्न लगभग ऐसे होते हैं जो कि आपको आ रहे होते हैं, ठीक है। और बाकी 10-12 प्रश्नों को एक प्रकार से एवरेज होता है, जो कि अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़ लेंगे तो आपको आ जाएगा।
ठीक है, कुछ ऐसे प्रश्न सेट ही किया जाता है यूनिवर्सिटी के द्वारा ताकि सभी बच्चे इसमें पास हो जाएं। ये आपको जनरल नॉलेज के लिए पढ़ाया जाता है ताकि आपको कुछ पता हो, मतलब पता हो अगर किसी व्यक्ति को कोई बीमारी हो जाती है, डॉक्टर नहीं पहुंचता। फर्स्ट एड का मतलब क्या होता है कि डॉक्टर के ना पहुंचने से पहले, मतलब डॉक्टर जब तक नहीं पहुंचता तब तक के लिए उपचार करने की प्रक्रिया होती फर्स्ट एड, प्राथमिक चिकित्सा, शुरुआती चिकित्सा। प्रश्न है, डिप्थीरिया रोग फैलता है, डिप्थीरिया रोग फैलता है जीवाणुओं के कारण, वायरस के कारण, या फिर फंगस के कारण, या फिर प्रोटोजोआ के कारण। तो जीवाणुओं के कारण फैलता है डिप्थीरिया रोग, ऑप्शन नंबर आ लगा देंगे, करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, खसरा रोग का उद्भव काल है। खसरा रोग का उद्भव काल क्या है भाई, फटाफट से आप बताएंगे। तो खसरा रोग का उद्भव काल है 7 से 14 दिन, ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, डिक टेस्ट किया जाता है स्कार लाइट ज्वर होने पर, या डिप्थीरिया होने पर, या मप्स होने पर, या कुकुर खांसी होने पर। तो डिक टेस्ट जो किया जाता है वो स्कार लाइट ज्वर होने पर, बुखार होने पर डिक टेस्ट किया जाता है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, चिकन पॉक्स का उद्भव काल है। चिकन पॉक्स का उद्भव काल क्या है, 10 से 12 दिन, ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, नेत्र की भांति इंद्रियां हैं, कान, बाल, दांत, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो नेत्र की ही भांति इंद्रियों की अगर बात की है तो नेत्र के भांति, इसे नेत्र जो होता है देखने का काम करता है, ऐसे ही जो कान होता है वो सुनने का काम करता है। और यहाँ पर नाक दिया नहीं है, और देखिए दांत दिया है तो दांत जो है स्वाद बताता है, और बाल जो है, दांत और बाल ये कोई इंद्रिया, दांत स्वाद नहीं बताता है, जीभ स्वाद बताती, जीभ इंद्री नहीं है। अब जीभ इंद्री है, दांत इंद्री नहीं है, ना बाल इंद्री है, ठीक है। देखिए इंद्रियां केवल 5 प्रकार की होती हैं। देखिए एक तो हो गया आँख, ठीक है, यानी नेत्र, दूसरा हो गया कान, तीसरा हो गई आपकी त्वचा, ठीक है, चौथा क्या हो गया आपका नाक हो गया, ठीक है। तो आँख, आँख, कान, नाक और जीभ और आपकी त्वचा, ठीक है, तो जीभ हो गई 5वीं। तो इस प्रकार से ये 5 इंद्रियां होती हैं, और इन्हीं 5 इंद्रियों में से आपसे पूछा गया तो नेत्र और कान ही केवल इंद्री है, इसमें बाल और दांत इंद्री नहीं है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, आहार व आकृति के आधार पर शरीर में कितनी हड्डियां हैं। तो आहार और किसके आधार पर पूछा गया है, आहार और आकृति के आधार पर शरीर में कितनी हड्डियां हैं भैया। तो शरीर में 6 हड्डियां होती हैं, 6 प्रकार की हड्डियां होती हैं आकृति और मतलब आकार और आकृति के आधार पर देखें तो। अगला प्रश्न है, एक नक्सीर है, बताएं नक्सीर क्या है। एपीस्टाक्सिस है एक नक्सीर, ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बहती नाक के लिए चिकित्सा शब्द क्या है। तो बहती नाक के लिए जो शब्द प्रयोग किया था चिकित्सा में उसको कहते हैं राइनोरिया क्या कहते हैं, सॉरी राइनोरिया उसको बोलते हैं, ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा सॉरी थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम है, देखें ब्रोंकियल दीवारों की सूजन है, बताएं ब्रोंकियल दीवारों की सूजन क्या है, ब्रोंकाइटिस, ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, फुफ्फुस आवरण में दर्द को क्या कहते हैं। तो फुफ्फुस आवरण में दर्द को क्या कहा जाता है भैया, दर्द को फुफ्फुस शोथ कहा जाता है, ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, संक्रमण प्रश्न क्या है, बड़ा ज़बरदस्त प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। संक्रमण जो फेफड़ों पर हमला करता है और जिसके परिणाम स्वरूप खून की खांसी होती है उसे क्या कहते हैं, होमोथेरेक्स, क्षय रोग, या न्यूमोरेजिया, या फिर हेमोप्टाइसिस, बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा। संक्रमण जो फेफड़ों पर हमला करता है और जिसके परिणाम स्वरूप खून की खांसी होती है, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्षय रोग, ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे और शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों के पास अपने। आप बीए में हैं, बीएससी में हैं, बीकॉम में हैं, किसी भी काम में हैं आप, तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है बीकॉम, बीएससी, बीए, सब में ये प्रश्न आपसे, मतलब कि ये प्रश्न पत्र आपसे पूछा ही जाता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, चले अगला प्रश्न आप सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न क्या है, पृष्ठीय गुहा के पहले भाग में शामिल है कपाल गुहा, उदर गुहा, मेरुदंड गुहा, या श्रोणि गुहा, बताने का प्रयास करेंगे। तो पृष्ठीय गुहा के पहले भाग में जो शामिल है वो है कपाल गुहा, ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखेंगे, सिर का कौन सा सिरा सबसे ऊपर की स्थिति में होता है, निम्न सिरा, पश्च सिरा, उच्च सिरा, ऊर्ध्व सिरा, या पृष्ठीय सिरा। तो सिर का जो भाग होता है खास करके ऊर्ध्व सिरा, ये सबसे ऊपर की स्थिति में होता है, कौन सा सिरा, ऊर्ध्व सिरा, ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, शरीर से देखी जा सकने वाली, प्रश्न इंपॉर्टेंट है,
प्रश्न क्या है, शरीर से देखी जा सकने वाली शारीरिक संरचनाओं का अध्ययन है, बताएं। तो शरीर से देखी जा सकने वाली शारीरिक संरचनाओं का अध्ययन क्या है, सतही शरीर रचना। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है, आप सभी लोग देखेंगे कि पीछे की ओर श्रोणि गुहा से तथा पूर्व काल में डायाफ्राम द्वारा कौन सी गुहा पार्श्व रूप से शरीर की भित्ति से जुड़ी होती है, उदर गुहा, मेरुदंड गुहा, श्रोणि गुहा या फिर वक्ष गुहा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उदर गुहा। बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आ, उदर गुहा इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अस्थि के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो अस्थि के अध्ययन को अस्थि विज्ञान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, इनमें से कौन कंकाल तंत्र का कार्य नहीं है। तो कंकाल तंत्र का कार्य कौन सा नहीं है भैया, देखिए खनिज संग्रह, अंग की सुरक्षा और गति, ये कंकाल तंत्र का काम है, जबकि उपापचय कंकाल तंत्र का काम नहीं है। ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अक्षीय कंकाल में कितनी अस्थियां होती हैं। तो अक्षीय कंकाल में अस्थियों की संख्या लगभग 80 होती है। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी अस्थि अक्षीय कंकाल का भाग नहीं है। तो अक्षीय कंकाल का भाग कौन सी, एक प्रकार से कंकाल अक्षीय मतलब कौन सी अस्थि अक्षीय कंकाल का भाग नहीं भैया, तो हंसली जो है वो अक्षीय कंकाल का भाग नहीं, बाकी खोपड़ी, पसलियाँ और उरोस्थी ये सब अक्षीय कंकाल के भाग हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, खोपड़ी में चेहरे की कितनी अस्थियां होती हैं भाई। तो खोपड़ी में चेहरे की कितनी हड्डियां होती हैं, मतलब कितनी अस्थियां होती हैं, तो लगभग 14 होती हैं। ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, उरोस्थी की आकृति होती है, उरोस्थी की आकृति किस तरीके की होती, टी आकार की होती है। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कौन सी अस्थि को जिह्वा अस्थि के रूप में भी जाना जाता है। तो जिह्वा अस्थि के रूप में कंटिका अस्थि को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में ऐसे पूछे जाएंगे और तीव्र गति से मैं बढ़ रहा हूं ताकि आप कम समय में बहुत सारे प्रश्नों का रिवीजन कर पाएँ और तीव्र गति से आगे समझ पाएँ और पढ़ पाएँ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे कि मनुष्य के पास कितने कशेरुक होते हैं। मनुष्य के पास कितने कशेरुक होते हैं भैया, तो 33 कशेरुक होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मेरुदंड कितने क्षेत्रों में बटा हुआ होता है। तो मेरुदंड जो होता है वो 4 क्षेत्रों में बटा हुआ होता है। ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न आप देखेंगे, एक हाथ में कितनी अंगुली अस्थियाँ होती हैं। तो एक हाथ में 14 अंगुली अस्थियाँ होती हैं। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखेंगे, प्रश्न है, नितंब अस्थि के ऊपरी विस्तारित भाग को क्या कहा जाता है। नितंब अस्थि के ऊपरी विस्तारित भाग को हम लोग इलियम कहते हैं। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, श्लेष्क संधि को कहा जाता है। श्लेष्क संधि को क्या कहते हैं भाई, चल संधि के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, मानव शरीर के सबसे लंबी अस्थि कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि जो है वो है फीमर। कौन सी है, फीमर। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सी अग्रपाद की सबसे लंबी अस्थि है। तो अग्रपाद की सबसे लंबी अस्थि है ह्यूमरस। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, ये जो चित्र बना हुआ है इसका क्या अर्थ है। तो इस चित्र का क्या अर्थ होता है भाई, इस चित्र का अर्थ है कि रास्ता बंद है आगे, ठीक है। ये चित्र अगर आपको कहीं पर दिखे तो इसका मतलब है क्या, रास्ता बंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न क्या है, ये देखिए प्रश्न है ये इस टाइप का, उल्टा स्वास्तिक। स्वास्तिक देखिए ऐसे बनता है, ठीक है। स्वास्तिक आपका ऐसे बनता है, ठीक है, ये ऐसे बनता है स्वास्तिक, और ये उल्टा स्वास्तिक बना हुआ है, ठीक है, उल्टा स्वास्तिक है। तो उल्टा स्वास्तिक का मतलब क्या होता है, उल्टा स्वास्तिक का मतलब होता है कि कुशल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है, घाव साफ करने के लिए क्या लगाते हैं। तो घाव साफ करने के लिए स्प्रिट लगाते हैं। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, रेड क्रॉस का क्या कार्य है। तो रेड क्रॉस का कार्य होता है असहाय की सेवा करना, दीन दुखी की सेवा करना और निर्धन की सहायता करना। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी कार्य जो होते हैं रेड क्रॉस के। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे फटाफट से। चले, स्क्रीन पर आपकी बढ़िया प्रश्न आ चुका है। प्रश्न है, नासिका और मुंह के पीछे का भाग क्या कहलाता है, बताने का प्रयास करेंगे। नासिका और मुंह के पीछे का जो भाग होता है उसको ग्रसनी कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको ग्रसनी कहते हैं,
ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, कौन सी उपास्थि स्वर यंत्र की पिछली एवं बाजू की दीवार बनती है या बनाती है, बताएं। कौन सी उपास्थि स्वर यंत्र की पिछली और बाजू की दीवार बनाती है, थायराइड उपास्थि या फिर किक्राइड उपास्थि या फिर एपिग्लास्टिक या फिर स्वर रज्जु। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किक्राइड उपास्थि जो होती है वो वो स्वर यंत्र की पिछली और बाजू की दीवार बनाती है, वो किक्राइड उपास्थि। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सर्दी या जुकाम होने पर शरीर में आर्द्रता रहती है। तो सर्दी एवं जुकाम होने पर शरीर में जो आर्द्रता रहती है वो अधिक रहती है। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, ग्रसनी की लंबाई कितनी होती है। तो ग्रसनी की लंबाई जो होती है वो 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, हमारे शरीर में गैसों का आदान प्रदान होता है फेफड़ों में या फिर ऊतकों में। तो हमारे शरीर में जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो फेफड़ों और ऊतकों दोनों में होता है। ऑप्शन नंबर इसका आ और बा दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सा ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, प्रश्न है, प्रश्वसित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है। तो प्रश्वसित वायु में जो ऑक्सीजन का परसेंटेज होता है वो 21% होता है। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, वृक्क या मूत्रपिंड या फेफड़े तथा त्वचा मानव अंग कहलाते हैं। ये कैसे अंग है भाई, वृक्क, मूत्रपिंड, फेफड़े और त्वचा ये सब उत्सर्जन अंग कहे जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, मूत्रपिंड संख्या में कितने होते हैं। तो मूत्रपिंड जो होते हैं संख्या में 2 होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किडनी का वजन कितना होता है। तो किडनी का वजन 125 से लेकर के 170 ग्राम के आसपास होता है। ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसकी रचना अंग्रेजी अक्षर के यू के समान होती है। इनमें से निकटस्थ कुंडलित नालिका या हेनले कूप या दूरस्थ कुंडलित नलिका या संग्रह नलिका। तो किडनी मतलब कि किसकी रचना अंग्रेजी के यू के आकार में होती है भाई, तो हेनले कूप की जो रचना होती है वो यू आकार की होती है, अंग्रेजी के अक्षर यू है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, हमारे शरीर से प्रतिदिन लगभग कितना द्रव मूत्र के रूप में बाहर निकलता है। तो लगभग 1.5 लीटर जो है मूत्र के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकलता है डेली। ठीक है, लगभग 1.5 लीटर द्रव जो होता है हमारे शरीर से प्रतिदिन निकलता है मूत्र के रूप में। अगला प्रश्न आप देखिएगा, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार से आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप लगातार इस प्रकार के प्रश्न पत्रों मतलब कि इस प्रकार के मॉडल पेपर को पाते रहें। जिस तरीके से मैं तीव्र गति से आगे बढ़ रहा हूं, आपको पता होगा कि मैं बहुत सारे प्रश्नों को आपको बताने वाला हूं और लगभग हमने जो है 40 से 45 प्रश्न 50 प्रश्न तक आपको बता दिया है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे हम। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या है भाई, प्रश्न है, आंसू उत्पन्न करने वाली ग्रंथियां हैं, बताएं। तो आंसू उत्पन्न करने वाली ग्रंथियां कौन सी हैं भाई, देखिए अश्रु ग्रंथियां कही जाती हैं, वो ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, स्वाद का अंग है, बताएं स्वाद का क्या अंग है, जीभ जो है वो स्वाद का ही अंग होता है। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा में समावेश किया जाता है व्यायाम का, खेलकूद का या शारीरिक शिक्षा का। तो शारीरिक शिक्षा में इन सभी का एक प्रकार से समावेश किया जाता है। ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन आप सभी लोग देखेंगे, प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा व्यक्ति के उन सभी अनुभवों का योग है जिन्हें व्यक्ति गति क्रिया के माध्यम से प्राप्त करता है, यह कथन किसका है। तो शारीरिक शिक्षा व्यक्ति के उन सभी अनुभवों का योग है जिन्हें व्यक्ति गति क्रिया के माध्यम से प्राप्त करता है, ऐसा कहा था ट्यूमर महोदय ने। ओवर ट्यूमर ऑप्शन नंबर ए में दिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, शारीरिक शिक्षा का क्षेत्र कहलाता है। तो शारीरिक शिक्षा का क्षेत्र जो है यौगिक क्रियाएं और आसन, जिम्नास्टिक, खेलकूद ये सब जो है शारीरिक शिक्षा के ही विषय क्षेत्र के अंतर्गत होते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी चीज़ें। अगला प्रश्न है, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है व्यायाम करना, नहाना, स्वच्छता या खाना पीना। तो शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक होता है व्यायाम करना। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जिम्नास्टिक लाभदायक होता है शरीर को सुडौल बनाने के लिए या संतुलित बनाने के लिए। तो जिम्नास्टिक जो होता है दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होता है, शरीर को सुडौल बनाने के लिए भी और संतुलित बनाए रखने के लिए भी। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, आ और बा दोनों करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, छोटी उम्र में
बालकों के लिए आवश्यक है। व्यायाम करना या पर्वतारोहण करना या कैम्पजंग करना या फिर पूरक खेल एक प्रकार से। तो छोटी उम्र में बालकों के लिए आवश्यक है कि वो खेल खेले, पूरक खेल, ठीक है, जिनसे एक प्रकार से उनका मानसिक और शारीरिक विकास संभव हो सके। ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है मार्चिस, एथलेटिक्स, ड्रिल इत्यादि के लिए विधि का मतलब कि लिए विधि प्रयोग में लाई जाती है। तो इन सभी के लिए जो विधि है प्रयोग में वो आदेश विधि प्रयोग में लाई जाती है। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है मानव पाचन तंत्र की प्रक्रिया में शामिल चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो देखिए इनमें से सही क्रम कौन सा है ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो कौन सा सही क्रम है भाई, देखिए अंतर्ग्रहण, फिर पाचन, पहले आप खाएंगे, फिर वो पाचन होगा उसका, फिर अवशोषण होगा, फिर समावेश होगा, उसके बाद में फिर बहिर्क्षेपण होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल। आगे देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या है भाई, प्रश्न है कि यह पदार्थ बड़ी आंत में अवशोषित होता है। कौन सा पदार्थ भाई बड़ी आंत में अवशोषित होता है? ग्लूकोज, यूरिया, अमीनो अम्ल या फिर जल। तो जल जो होता है बड़ी आंत में अवशोषित होता है। ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। तो पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। तो टाइलिन एंजाइम जो होता है कहाँ पर पाया जाता है भाई? टाइलिन एंजाइम जो होता है वो लार रस में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, रुधिर की शुद्धि शरीर के किस अंग में होती है? तो रुधिर मतलब खून की शुद्धि जो होती है वो फेफड़ों में खून की शुद्धि होती है। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, मनुष्य के शरीर में फेफड़ों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य के शरीर में फेफड़ों की संख्या 2 होती है। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, श्वसन क्रिया का प्रमुख अंग क्या है? श्वसन क्रिया का प्रमुख अंग है फेफड़ा। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, श्वासोच्छ्वास प्रक्रिया में सहायक नहीं है। तो इस प्रक्रिया में यानी सांस लेने की प्रक्रिया में जो सहायक नहीं है वो होता है वृक्क। बाकी कंठ एवं गला सहायक है, फेफड़े सहायक है, श्वास नालिकाएं भी सहायक है, वृक्क सहायक नहीं है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, श्वसन क्रिया का यह अंग श्वसन क्रिया और रक्त शुद्धि दोनों कार्य करता है। कौन सा ऐसा अंग है जो कि श्वसन क्रिया में भी भूमिका निभाता है और रक्त शुद्धि का काम भी करता है? तो वो होते हैं फेफड़े। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, प्राणवायु कहलाती है, बताएं प्राणवायु क्या कहलाती भाई? ऑक्सीजन को ही प्राणवायु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, फेफड़ों की संरचना होती है ठोस, तरल, स्पंजी एवं कोमल। बिल्कुल स्पंजी और कोमल होती है फेफड़ों की संरचना। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, फेफड़ों से वायु बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो फेफड़ों से वायु बाहर निकालने की क्रिया को निःश्वसन कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मतलब कि अंदर लेने की प्रक्रिया जो वायु होती है उसको अंतःश्वसन कहते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं चीज़ों को, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न क्या है भाई, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न देखेंगे, भौतिक संक्रामकों में शामिल है, बताएं भौतिक मतलब कि निसंक्रामकों में शामिल है, संक्रामकों में शामिल है शुष्क ताप, आर्द्र ताप या फिर एरोबिले या फिर ये आ और बा दोनों। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आ और बा दोनों, मतलब कि शुष्क ताप और आर्द्र ताप ये भौतिक निसंक्रामकों में शामिल हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, रासायनिक निसंक्रामकों में आते हैं। तो रासायनिक निसंक्रामकों में एक प्रकार से कार्बोलिक एसिड और पोटेशियम परमैंगनेट आते हैं, KMnO4 जिसको आप कहते हैं। चूना भी आता है, कैल्शियम कार्बोनेट, और सल्फर डाइऑक्साइड यानी S2 मतलब कि SO2 और एरोसोल ये सब आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब रासायनिक निसंक्रामक हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा, कीटाणुओं के द्वारा कौन से रोग फैलाए जाते हैं? तो कीटाणुओं के द्वारा जो होते हैं वो मलेरिया, काला ज्वर और डेंगू, प्लेग, टाइफाइड, हैजा ये सब कीटाणुओं के द्वारा फैलते हैं। सॉरी एक मिनट रुकेंगे। कीटाणुओं के द्वारा कौन कौन से रोग फैलाए जाते हैं? तो कीटाणुओं के द्वारा जो होते हैं वो मलेरिया,
काला ज्वर और डेंगू और प्लेग ये फैलाए जाते हैं। बाकी टाइफाइड और हैजा ये सब विषाणुओं के द्वारा होते। तो ऑप्शन नंबर मतलब कि जीवाणुओं के द्वारा। तो ये कीटाणुओं के द्वारा कौन कौन से हो गए? आ और बा दोनों करेक्ट आंसर हो जाएंगे। दा ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन साहब देखिएगा, अंतर्ग्रहण द्वारा फैलने वाले रोग हैं। तो अंतर्ग्रहण के द्वारा फैलने वाले रोग कौन से भाई? तो ये रोग होते हैं हैजा और बाल पक्षाघात। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन साहब देखिएगा, अंतः श्वसन से होने वाली बीमारियां हैं। अंतः श्वसन से कौन सी बीमारियां होती हैं? तो अंतः श्वसन से जैसे इन्फ्लुएंजा बीमारी हो गई या फिर प्रमस्तिष्क मेरु ज्वर हो गया। ये ऑप्शन नंबर बा और सा दोनों करेक्ट आंसर हो जाएंगे। दा ऑप्शन इज राइट आंसर, बा और सा। अगला प्रश्न, चेचक का जीवाणु होता है। चेचक का जीवाणु का क्या नाम है? चेचक की जीवाणु का नाम है बैरियोला वायरस। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, तपेदिक रोग फैलता है। तपेदिक रोग जो फैलता है वो मतलब कि ट्यूबरकिल बैसिलस के द्वारा फैलता है। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, नेत्र के सहायक अंग होते हैं। नेत्र के सहायक अंगों में पलकें और भौं, अश्रु उपकरण और नेत्र श्लेष्मा ये सब नेत्र के सहायक अंग होते हैं। ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, प्रश्न क्या है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दूरदृष्टि दोष में अक्षी गोलक होता है। तो अक्षी गोलक जो होता है वो चपटा सा होता है दूरदृष्टि दोष में। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, निकट दृष्टि दोष में कैसा होता है? तो लंबाकार होता है वो। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं और इसीलिए इन प्रश्नों को मैंने शामिल किया है आपकी परीक्षा के लिए। प्रश्न है, हमारे शरीर में या हमारे शरीर से प्रतिदिन लगभग कितना द्रव जो होता है वो मूत्र के रूप में बाहर निकल जाता है? ये एक प्रकार से बताने का प्रयास करेंगे। तो लगभग 1.5 लीटर जो है निकल जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मूत्र में जल की मात्रा सामान्यतः कितनी होती है? तो मूत्र में जल की मात्रा जो होती है वो 96% के आसपास होती है। ऑप्शन नंबर आप करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, शरीर का प्रतिरक्षण निम्न प्रकार का होता है। तो शरीर का प्रतिरक्षण जो होता है वो स्वाभाविक और उपार्जित होता है। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, सर्वप्रथम एड्स वायरस कब देखा गया? तो सर्वप्रथम एड्स वायरस जो देखा गया था ये 1981 में देखा गया था। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एड्स का पूरा नाम मतलब एड्स का फुल फॉर्म क्या है? तो एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये एड्स का फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न है, एचआईवी से प्रभावित होने वाली कोशिका का क्या नाम है? तो एचआईवी से जो प्रभावित कोशिका होती है वो T4 है। ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, 1984 में किस वैज्ञानिक ने एचआईवी का आविष्कार किया? तो 1984 में कब आविष्कार किया था भाई? देखिए, एड्स वायरस को देखा गया 1981 में, लेकिन मतलब कि 1984 में मतलब कि एचआईवी का आविष्कार किया गया। ठीक है, किस वैज्ञानिक ने किया? तो रॉबर्ट सी गैलो ने किया। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से परीक्षा में आ सकता है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, एड्स की सीरमी जांच के लिए उपयुक्त परीक्षण कौन सा है? तो एड्स की सीरमी जांच के लिए एलिसा किट जरूरी होती है। ऑप्शन नंबर इसका एलिसा किट परीक्षण जरूरी होता है। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, एड्स की उपचार की औषधि क्या है? तो एड्स के उपचार की औषधि है जाइडोवुडाइन। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या है? प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखेंगे। प्रश्न है, प्रोटेस्टेंट ग्रंथि उपस्थित होती है। तो प्रोस्टेट ग्रंथि उपस्थित होती है ब्रेक के ऊपर, ब्रेक या वृषण के पास, या यूरेटर के निकट, या फिर मूत्र मार्ग के चारों ओर। फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करें। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? प्रोस्टेट ग्रंथि उपस्थित होती है मूत्र मार्ग के चारों ओर। ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर होगा इसका। आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। एक बार सभी दोस्त वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, भ्रूण की 16 कोशिकीय अवस्था कहलाती है। तो भ्रूण की 16 कोशिकीय अवस्था जो होती है वो मोरुला कहलाती है। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, युग्मकों में गुणसूत्रों की कितनी संख्या होती है?
तो युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, स्त्रियों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का नियंत्रण होता है, बताएं। एस्ट्रोजन के द्वारा या रिलैक्सिन के द्वारा या प्रोजेस्टेरॉन के द्वारा या फिर एक प्रकार से गोनेडोट्रोपिन के द्वारा। तो स्त्रियों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का जो नियंत्रण होता है वो प्रोजेस्टेरॉन के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, स्तनधारियों में वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोष पाए जाते हैं, तो एक प्रकार से वो शुक्राणुजन के लिए पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, मासिक चक्र के दरमियान किस दिन अंडोत्सर्जन होता है? तो मासिक चक्र के दरमियान जो एक प्रकार से 14वें से 15वें दिन अंडोत्सर्जन होता है। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, नर जनन कोशिका शुक्राणु उत्पन्न करती है, शुक्राणु जनन द्वारा या फिर स्पर्मेटिड्स के द्वारा या फिर स्पर्मिएशन के द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो नर जनन कोशिका शुक्राणु जो उत्पन्न करती है वो शुक्राणु जनन के द्वारा करती है। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मतलब कि एंड्रोजन्स किसे उद्दीपित करता है? तो एंड्रोजन्स जो होता है वो शुक्राणु जनन को उद्दीपित करता है। ऑप्शन नंबर दा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, परिपक्व मादा युग्मक के बनने की प्रक्रिया है। तो परिपक्व मादा युग्मक के बनने की प्रक्रिया अंडजनन कहलाती है। क्या कहलाती है? अंडजनन कहलाती है। ऑप्शन नंबर दा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, यौन आरंभ के समय प्रथम आर्तव चक्र कहलाता है। तो जब यौन आरंभ होता है तो उसके समय जो प्रथम आर्तव चक्र होता है उसको रजोदर्शन कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, कोशिकाएं जो एंड्रोजन्स का स्रावण करती हैं वो कहलाती हैं। तो जो कोशिकाएं एंड्रोजन्स का स्रावण करती हैं वो लेडिग कोशिका कहलाती हैं। कौन सी? लेडिग कोशिका। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक बार सभी दोस्त वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, फटाफट से वीडियो को शेयर करिएगा जितने भी लोग देख रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, किस प्रकार की जलन में त्वचा लाल हो जाती है परंतु फफोले नहीं पड़ते हैं? बताएं। तो किस प्रकार की जलन में त्वचा लाल हो जाती है परंतु फफोले नहीं पड़ते हैं? तो होता साधारण जलन। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है कि प्राथमिक चिकित्सा का सिद्धांत नहीं है। प्राथमिक चिकित्सा का सिद्धांत क्या नहीं है? देखिए, भीड़ को हटाना, रक्तस्राव को बंद करना और कपड़े ढीले करना, ये सब एक प्रकार से प्राथमिक चिकित्सा का सिद्धांत एक प्रकार से है, जबकि भीड़ इकट्ठा करना ये सिद्धांत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सा लगा देंगे, भीड़ इकट्ठा करना यह प्राथमिक चिकित्सा का सिद्धांत नहीं है, बाकी तीनों हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी ऑप्शन, भीड़ इकट्ठा करना ये प्राथमिक चिकित्सा का सिद्धांत नहीं है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक उपचार करने वाला हो सकता है। प्राथमिक उपचार करने वाला क्या हो सकता है? अध्यापक, डॉक्टर या स्काउट, कोई भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर इसका दा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अधिक लू लगने पर शरीर का तापमान हो जाता है कितना? तो अधिक लू लगने पर शरीर का तापमान 105 फ़ारेनहाइट तक हो सकता है। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जलन के मुख्य प्रकार हैं। तो जलन के मुख्य प्रकार होते हैं 3 प्रकार, ठीक है। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, परख नली शिशु का विकास होता है। तो परख नली शिशु का जो विकास होता है वो गर्भाशय में होता है। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न क्या है? प्रश्न है, सामान्यतः स्वस्थ शरीर में रक्त की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो स्वस्थ शरीर में रक्त की जो मात्रा होती है वो लगभग 6 से 7 लीटर के आसपास होती है। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। ओके, अगला प्रश्न है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? रेड ब्लड सेल्स का जो जीवन काल होता है वो 90 से 120 दिन के आसपास होता है। ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, स्त्रियों में प्रतिमास दोनों अंडाशयों में से एक अंडाशय डैश अंडाणु का निर्मोचन करता है, वो कितना? 2, 1, सैकड़ों या हजारों? तो स्त्रियों में प्रतिमास दोनों अंडाशयों में से एक अंडाशय एक अंडाणु का निर्मोचन करता है। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो, यहाँ पर एक भरा जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, दानेदार श्वेत कणों में किस प्रकार मतलब किस पर लाल अम्लीय रंग चढ़ता है? दानेदार श्वेत कणों में
किस पर लाल अम्लीय रंग चढ़ता है भैया? तो इयोसिनोफिल पर। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। तो ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। और लगभग 100 से अधिक प्रश्न आपके हो चुके हैं। और भी चीज़ों को जान लीजिए, और भी कुछ प्रश्न हमने रखे हैं। लास्ट स्लाइड आपकी आ गई है। और तीव्र गति से आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। सभी दोस्तों से यही विनम्र निवेदन है कि वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मैं इस वीडियो को चाहता तो और लंबा कर सकता था, लेकिन मैंने तीव्र गति से पढ़ाने का प्रयास किया। बहुत तेज़ आपको मैंने बताया है हर एक चीज़ों के बारे में। तो आप सभी लोग प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। BA BSc BCom सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। प्रश्न है, पार्किंसंस रोग की विशेषता है। पार्किंसंस रोग की विशेषता क्या है भाई? इस रोग की विशेषता है कि चेहरे की अभिव्यक्ति की स्थिरता हो जाती है, अंगों का लयबद्ध कंपन होने लगता है, रोका गया स्थान। ये तीनों जो है पार्किंसंस रोग की विशेषता होती है। ऑप्शन नंबर द लगा देंगे, उपयुक्त डी, उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आप देखिएगा, मेलेनिन और लेबी शरीर न्यूरॉन्स में होते हैं के मामले में बताएं। तो एक प्रकार से बताएं। करेक्ट आंसर इसका क्या? पक्षाघात आंदोलनकारी। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर हो जाए। मेलेनिन और लेबी शरीर न्यूरॉन्स में एक प्रकार से पक्षाघात आंदोलनकारी के मामलों में होते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, कोलाइन एक्सेक्टरी ट्रांसफ्रेस का ह्रास होता है। तो ये कब होता है भाई? ये अल्जाइमर रोग में होता है। ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, हंटिंगटन के कोरिया में अंगों की गति होती है। तो हंटिंगटन के कोरिया में अंगों की जो गति होती है वो अतालता होती है। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, हंटिंगटन रोग है, हंटिंगटन रोग है बताएं। हंटिंगटन जो रोग है ऑटोसोमल प्रमुख रोग है। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। प्रश्न है, नृत्य करने की चाल और विचित्र मुस्कुराहट किसकी विशेषता है? नृत्य करने की चाल और विचित्र मुस्कुराहट जो होती है वो हंटिंगटन रोग की ही विशेषता है। हंटिंगटन रोग में ही कोई व्यक्ति नृत्य जैसे किया जाता है वैसे चलता है मटक मटक कर, और एक अजीब सी मुस्कान को देते हुए चलता है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, ECT है। ECT का मतलब क्या होता है? विद्युत चिकित्सा। ECT क्या है? विद्युत चिकित्सा। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, मनोविश्लेषण की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो सिगमंड फ्रायड के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर सी में दिए हैं फ्रायड, करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन से, उपचार के लिए अक्सर शामक और ट्रैंक्विलाइज़र दिए जाते हैं। तो उपचार के लिए अक्सर शामक और ट्रैंक्विलाइज़र जो दिया जाता है वो चिंता में दिया जाता है, एंजाइटी में। ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कई प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते थे। मैंने बहुत सारे प्रश्नों को आपको बता दिया। लगभग 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपने एक प्रकार से 40 मिनट में जाने और समझे, और विस्तार से हमने आपको मतलब कि विस्तार से क्या, तीव्र गति से बताने का प्रयास किया। तो बहुत सारे ये प्रश्न हैं, आप सभी लोग इन प्रश्नों को नोट डाउन कर लीजिएगा, और हो सकेगा तो मैं 1-2 दिनों में इसका जो PDF नोट्स होगा वो मैं एक प्रकार से शुक्ला स्टडी पॉइंट का जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, शुक्ला स्टडी पॉइंट का ऐप, ठीक है। तो उस पर आपको मैं PDF ये सेंड कर दूंगा, तो आप वहाँ से PDF भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और भी सब्जेक्ट की आपको PDF वहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। तो ये फर्स्ट ईयर एंड हेल्थ का क्या था, मॉडल पेपर था 2023 की परीक्षाओं के लिए BA BSc BCom सेकंड सेमेस्टर का। इसी प्रकार से 4th सेमेस्टर में आपको फिजिकल एजुकेशन एंड योगा पढ़ना है, तो उसका भी मॉडल पेपर ऑलरेडी मैं दे चुका हूं, और भी मैं 1-2 मॉडल पेपर दे दूंगा, ठीक है। धन्यवाद। और इसका भी अगर आप कहेंगे तो 1-8 मॉडल पेपर मैं फर्स्ट ईयर एंड हेल्थ का और दे दूंगा, ठीक है। चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। सारे जो है प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, तो आप सभी इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देख लीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखिएगा। गुड नाइट, आई लव यू। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा।